डाटा टैब का इस्तेमाल आपको करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए कि अगर आप एक्सेल यूज़ करना जानते हैं या आप एक्सेल पे काम करते हैं या एक्सेल सीखने का आप सोच रहे हैं, तो डाटा टैब अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं मोहम्मद आपकी स्वागत करता हूँ आपका आज की वीडियो में कैसल ऑफ कंप्यूटर की इस एक्सेल की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं डाटा टैब। तो डाटा टैब के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, कुछ एडिशनल्स हैं, कुछ एडवांस हैं। तो सभी चीज़ों को हम आज कवर अप करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको अगर आपको डाटा टैब का मास्टर बनना है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ जाता है गेट डाटा। तो गेट डाटा का मतलब होता है कि आप यहाँ से अदर सोर्सेज की फाइल को इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, उसका डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए होता क्या है कि एक्सेल के अलावा भी और एप्लीकेशंस ऑफिस के यूज में आ जाते हैं। तो आपके ऑफिस में कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही हैं वो तो अभी हमें नहीं पता, पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पीडीएफ का डेटा या कोई अदर सोर्सेज से डेटा लाना चाहते हैं तो आप कैसे लेकर आएंगे। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कोई नोटपैड की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। तो मैं उस फाइल को पहले बना लेता हूँ। आप यहाँ से ओपन करेंगे नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद हमें क्या करना है कि फाइल लेनी है। इस फाइल के अंदर आपको कोई डेटा बनाना है। तो पहले मैं एमएस वर्ड में जाता हूँ या मैं यहाँ से कुछ टाइप कर लेता हूँ। मेरा ये डेटा है, इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ पहले और सेव करा देता हूँ इसको डेस्कटॉप पे। सेव करने के बाद मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पर एक फाइल आएगी रोहन के नाम से, टेक्स्ट वाली फाइल। इस डेटा को मुझे एक्सेल में लेकर आना है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप एक शीट पर जाएं अपनी जहाँ पर आपको डेटा लाना है, और आप डेटा में जाकर यहाँ से गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे और यहाँ से लेंगे आप फ्रॉम फाइल या टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने टेक्स्ट की फाइल आएगी देखो। तो जिसकी तरह से आप लाना चाहते हो, जैसे एक्सएमएल फाइल आपका फॉर्मेट है तो एक्सएमएल की फाइल ला सकते हो। इसी तरह से जेसन की फाइल है, पीडीएफ आपका डेटा है तो पीडीएफ का डेटा एक्सएमएल लाने के लिए यहाँ से काम किया जाएगा। या आपका डाटाबेस की कोई फाइल होगी जिसमें एक्सिस होगा, एसक्यूएल सर्वर होगा, डाटाबेस की फाइल होती है कोई, ओरेकल की फाइल होती है। ये अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस की फाइल्स होती हैं। तो जिस तरह की भी आपकी फाइल है, आप उस फाइल को सेव कराने के बाद एक्सेल में इस तरह से इंपोर्ट करा पाओगे। तो मैं आपके सामने करता हूँ टेक्स्ट की फाइल। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। गेट में जाने के बाद अपना फाइल फॉर्मेट चूज करो। चूज करने के बाद आपको उस फाइल को लोड करना है, जहां पर वो आपकी फाइल सेव होगी उस फाइल को इसमें इंपोर्ट करा दो। इस तरह से आपके सामने एक फोल्डर खुलेगा। तो मुझे अपनी फाइल लानी है डेस्कटॉप से। मैंने लिया फाइल का फोल्डर और इंपोर्ट किया। लोड होने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा इस तरह का। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इस तरह का कि आपको डेटा लाना है तो वो इस टेबल में लाना पड़ेगा। तो डाटा को आप करोगे लोड और यहाँ पर डेटा हुआ आपका आ जाएगा, देखिएगा। तो इस तरह से आपके सामने ये टेबल में कन्वर्ट होके आया। तो हम चाहें तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिंपल रेंज में। तो आपको सामने एक ऑप्शन टेबल का आ जाएगा, आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये सिंपल डेटा की तरह दिखाई दे, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप इसे करोगे कन्वर्ट टू रेंज, ओके कर दोगे। उसके बाद आपको जाना है होम टैब में, क्लियर में, और यहाँ से लेना है क्लियर फॉर्मेट। उस तरह से आपका डेटा फॉर्मेट क्लियर कर देगा। सेलेक्ट करना पड़ना आपको ज़रूरी होगा, विदाउट सिलेक्शन ये काम नहीं करेगा। तो कैसा लगा आपको ये ऑप्शन फॉर्मूला में डेटा टैब वाला। मैंने तो आपको बताया सिर्फ एक ही फाइल फॉर्मेट, क्योंकि अगर मैं सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सभी का तरीका एक ही होता है कि बस आपकी फाइल का फॉर्मेट आपका सेम होना चाहिए। अगर एक्सेल की वर्कबुक है तो यहाँ से ला सकते हैं, पीडीएफ है तो यहाँ से आएगी, कोई फोल्डर का डेटा है तो वहीं से आएगा। चलिए अगला ऑप्शन पे आ जाते हैं, रिफ्रेश ऑल। जैसे कि आपका डेटा मैंने सेव किया हुआ है, आपको हमने बनाकर देखो ये। सपोज करें कि मैं इसमें से कुछ ऐड करता हूँ, डिलीट करता हूँ। मैंने ऐड करा, यश राज मैंने नाम ऐड लिखा और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कराने देने के बाद आपको चलना है एक्सेल में और आपको करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने जो डेटा रहेगा राज का भी आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे चेंज कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे करूँगा, देखो उसको रिफ्रेश। ये दिखा रहा है कि ये रिफ्रेश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, क्योंकि वो क्यूरी नहीं दे पा रहा। तो मैं डाटा को दोबारा से लिखूंगा, दोबारा लेके आऊंगा, तब उसे रिफ्रेश कराऊंगा और ये डेटा आप ऐड करने के बाद लेकर आ सकते हो। अगला ऑप्शन आपका जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की तरफ।
अगला ऑप्शन हमारा आ जाता है सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। अभी क्या करेगा कि आपके नेम जो डेटा आपका रखा हुआ है, इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो ये उसको अप्लाई कराएगा। तो वैसे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा सॉर्ट असेंडिंग में। अगर मैं ये वाला ऑप्शन अप्लाई करूंगा तो ये आपका रखेगा ए टू जेड से, जिसमें यानी पहले स्मॉल अल्फाबेट, पहले अल्फाबेट ए वाला आएगा, उसके बाद बी वाले नेम आएंगे, फिर सी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आपका डेटा सिलेक्टेड है SRRTP, इस तरह से हमारा डेटा आ रखा है। तो पहले मैं इसका करता हूँ एक्सपेंड कंटिन्यू सिलेक्शन, सॉर्ट कर दूंगा। तो देखो पहले ए अक्षर वाले नेम आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी। क्योंकि बी और सी का कोई नेम है नहीं तो सीधा डी आ गया। डी के बाद जी, एच के बाद कोई नेम नहीं है तो आई सी नेम आ गया। इसी तरह से ये इस डेटा को रख देगा। आप अगर इसको अपोजिट करोगे तो आपको Z to A करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भी करेंगे सॉर्ट, तो इस तरह से ये डेटा को कर देगा। फर्स्ट में क्या करूंगा कि आप डेटा को सिलेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे आप सॉर्ट वाला ऑप्शन, कंटिन्यू करना सेक्शन आपको रखना पड़ेगा और सॉर्ट कर दोगे। तो देखो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका जाता है एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर के लिए आपको निकालना ये है कि आपका डेटा है नेम का और स्टेट वाइज है ना, और सीरियल वाइज होगा। तो हमें ये निकालना है कि दिल्ली का डेटा अलग निकालना है, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज को सेलेक्ट करो, डाटा रेंज को। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा नंबर 1 से लेकर, एक मिनट में सिलेक्शन करता हूँ दोबारा। नेम से लेकर के आपको सिलेक्शन करना है स्टेट का और डाउन साइड यहाँ का। तो ये सारा डेटा आपका सामने दिखा रखा है, दिल्ली का, यूपी का या महाराष्ट्र चंडीगढ़ का। तो यहाँ पर अलग अलग सिटी स्टेट के हिसाब से डेटा आ रखा है। हमें निकालना है केवल दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र का। तो हमने पहले लगाया, सिलेक्शन किया डेटा को। उसके बाद एडवांस में जाना है आपको। एडवांस में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, और लिस्ट रेंज हमें दे रखी है। क्राइटेरिया रेंज हमें यहाँ पे देना है, तो वो हमारा ये रहेगा। और कॉपी करना है डेटा हमें अलग जगह पे, तो मैं रखूंगा यहाँ पे। तो ये डेटा यहाँ पे भी रहेगा, और इसमें से जो दिल्ली का या यूपी का और महाराष्ट्र का डेटा होगा वो मेरा अलग रेंज में आ जाएगा, इस तरह से। तो देखो डेटा मेरे सामने है। साथ ही साथ आपको ये भी निकालना पड़ सकता है कि मान लो उसकी स्टेट के हिसाब से सेल क्या है। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ सेल्स का। सेल्स में मैं कुछ भी सेल डाल देता हूँ। इसको मैं फिल डाउन कर देता हूँ, सेलेक्ट करूंगा और ड्रैग कर दूंगा। इस बार अगर डेटा निकालता हूँ मैं तो कैसे आएगा, देखिए आप। फर्स्ट में आपको पहले सेलेक्ट करना है रेंज, जहां तक का आपका डेटा होगा। उसके बाद जाना है एडवांस फिल्टर में। क्राइटेरिया रेंज आपकी पूछेगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ से आपको लिस्ट रेंज सेलेक्ट करना है। लिस्ट रेंज में आपका आएगा ये वाला डेटा। इसके बाद आपका रहेगा क्राइटेरिया रेंज, जो कि हमारा क्राइटेरिया रेंज ये वाला रहने वाला है। और हमें डेटा चाहिए इस जगह पे, तो मैंने रखा है वाला सेल, ओके कर दूंगा। तो देखो इस बार डेटा आ गया हमारा, दिल्ली का, यूपी का, और दो ही आया क्योंकि मैंने दो सेलेक्ट किया था। महाराष्ट्र लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार मैं एंट्रो करके दिखाता हूँ। इसे डिलीट कर दीजिए। अगेन हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। रेंज हमारी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया हमारा सिलेक्टेड है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि पहले मेरा महाराष्ट्र का रेंज छूट गया था। इस बार सिलेक्टेड हो गया, कॉपी अनदर लोकेशन पर हमने रखा और ओके कर दिया। तो देखो दिल्ली का, यूपी का और महाराष्ट्र का डेटा हमारे सामने आ गया। अगला ऑप्शन आपका रहता है टेक्स्ट टू कॉलम। एक ही कॉलम में जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, लेनोवो, और मैंने रखा एसर। ये चार नेम मेरे सामने एक कॉलम में है। मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम पे। यहाँ से बता रहा है कि मेरे पास जो स्पेस आएगा डेल के बाद आएगा, उसे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास पूछा जा रहा है कि ये जो मैं सेल रखने वाला हूँ, पहला डेल का रहेगा, सेकंड में एचपी आएगा, थर्ड में लिनोवो और फोर्थ में एसर। नेक्स्ट कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। तो डेटा मेरा चारों कॉलम में अलग कन्वर्ट कर देगा।
फ्लैश फिल क्या करता है, ये डेटा को हमारे फ्लैश फिल कराएगा। जैसे मैं आपके सामने देता हूँ, डेटा पहले रखा हुआ है मेरे सामने, इसकी मैं कॉपी करा लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको लाकर नीचे दाएं साइड को ड्रैग करता हुआ यहाँ लाकर मैंने पेस्ट किया। अभी मेरा डेटा रखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है पहले और एक बार करना है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल करने के बाद आपको यहाँ रखना है सेल में और टाइप करना है नेम। नेक्स्ट आपको टाइप करना है वाई। ये लिखने के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिक आ जाना था, और अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें गड़बड़ रही है। जैसे कि मैंने अभी डेटा टाइप किया है, कॉपी नहीं किया। इस बार सेलेक्ट करने के बाद मैंने करना है फ्लैश फिल, एक बार ओके कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे यश, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल आपको देना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल देना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा RO, तो ये हमारा डेटा फ्लैश फिल हो गया। तो पर ये इसी जगह पे काम करेगा, नेक्स्ट कॉलम पे काम नहीं करेगा। अगला ऑप्शन आपका जाता है रिमूव डुप्लीकेट। तो डेटा को फाइंड आउट करके रिमूव निकाल लेगा डुप्लीकेट को। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया रेंज को, इतना मेरा काफ़ी है। अब मैं जाऊँगा रिमूव डुप्लीकेट में, मुझे यहाँ से देना पड़ेगा सेल्स को, तो मैं स्टेट को हटा दूंगा और सेल्स रखूंगा खाली। ओके कर दूंगा, तो जो डेटा मेरा डुप्लीकेट था वो हट जाना था, पर क्योंकि यहाँ कोई डुप्लीकेट है नहीं इसलिए नहीं हटा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, सभी जगह पे 29,000 कर देता हूँ, इतना। अब अप्लाई करूंगा तो देखिए कैसे हटेगा डेटा। जितना भी 29,000 लिखा हुआ है बार बार, वो सब एक ही रह जाएगा। यहाँ से चेक हटाना है इसको और ओके कर देना है। तो 5 वैल्यू डुप्लीकेट थी, टोटल 13 यूनिक है। तो देखो डेटा मेरा कम हो गया, 29,000 सिर्फ एक बार रह गया, बाकी सब हट गया। इसके बाद ऑप्शन आपका आ जाता है डेटा वैलिडेशन। इसके बाद डेटा वैलिडेशन को करने के लिए हमें यहाँ पे पहले कुछ डेटा में बॉर्डर देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो मैं डेटा वैलिडेशन की कंडीशंस लगाने वाला हूँ वो कितने सेल्स पे अप्लाई होगी। सबसे पहले मैं बॉर्डर लगाऊंगा। शॉर्टकट मैंने आपको बता रखी है पिछली वीडियोस में भी, इसमें बताता हूँ कि आपको एक बार वन टाइम ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद H प्रेस करना है, अगेन B एंड A। तो ऑल्ट HBA से बॉर्डर लग जाता है। अब हमें करना ये है कि हम इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन में जाकर, कि जो वैल्यू आपको दिखी है कंडीशन की, आप कोई भी वैल्यू अलाउ के टाइप कर सकते हो। मैंने लिया यहाँ से होल नंबर, और यहाँ आएगा बिटवीन का ऑप्शन। पहले मैं आपको समझाऊंगा बिटवीन। तो बिटवीन क्या करेगा, मिनिमम नंबर आपने रखा 500, मैक्सिमम रखा आपने 5000, या कुछ और रखते हैं हम, 100 रखते हैं, 1000 रखते हैं। तो 500 से लेके 1000 तक के नंबर आप इसके अंदर टाइप कर पाओगे। इसके अलावा या तो कम या ज्यादा नंबर आप इसमें टाइप नहीं कर पाओगे। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा 600 तो आ जाएगा, क्योंकि वो 500 से लेके 600 तक का डेटा एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं रखूंगा 1000 तो भी आ जाएगा, मैं रखूंगा पूरा 500 तो भी आ जाएगा। बट अगर कम ज्यादा रखना चाहता हूँ, जैसे 499 रखूंगा, तो नहीं आएगा। तो ये बताएगा आपको, एक एरर मैसेज देगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस। तो जो रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखी हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप 500 से लेके 1000 तक के नंबर ही इसके अंदर ऐड कर पाओगे, इसके अलावा ऐड नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि ऐड कर लो, जैसे आपको स्टॉप दे रहा है, यानी कि आप अगर कम नंबर लिखते हो या ज्यादा लिखते हो कंडीशन से बाहर, तो ये सीधा आपको स्टॉप करा रहा है। आप चाहो तो इस स्टॉप बटन को इंफॉर्मेशन या वार्निंग के बटन में बदल सकते हो। वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना है एरर अलर्ट के अंदर। ये सीधा आपको स्टाइल दे रहा है स्टॉप वाला। मैं अगर रखूंगा वार्निंग, वार्निंग का मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे नंबर कम, तो आपके सामने जो पहले यस और नो ऑप्शन था, ये वाला दिख रहा है ना, पहले रिट्राई का ऑप्शन आ रहा था, तो ये वाला क्रॉस आ रहा था, यानी स्टॉप कर रहा था। अब भी आपसे वही मैसेज कह रहा है करने के लिए। अगर आप फिर भी इसको लिखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, यस करेंगे, तो कंडीशन से बाहर की वैल्यू भी आप लिख पाओगे। ये तो मैंने कम लिखी थी, मान के चलो मैं ज्यादा लिखता हूँ तो भी डेटा मेरा
एक मैसेज देगा एरर, और मैं इसको यस करके लिख सकूंगा। ये हुआ हमारा वार्निंग बटन। एक होता है इंफॉर्मेशन। वार्निंग में क्या आ रहा है आपको मैं एक बार फिर दिखा दूं। अगर आप बाहर का डेटा लिखते हो, बाहर मतलब 500 से 1000 के बाहर का डेटा, तो आपको वार्निंग दे रहा है और यस और नो का ऑप्शन दे पा रहा है। इस बार मैं यस करूंगा, लिख लूंगा। वापस मैंने रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से आपको लेना है इस बार इंफॉर्मेशन बटन। ओके कर दूंगा। अब अगर मैं लिखता हूँ कंडीशन से बाहर की वैल्यू, तो देखो पहले यस और नो का ऑप्शन था, अब यस और नो नहीं आएगा, सीधा ओके का बटन आएगा और दूसरा इंफॉर्मेशन का बटन आएगा। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर सकेगा। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पे 500 से लेकर 1000 तक के नंबर ही हम इसमें ऐड कर पाएंगे। नए यूजर को कैसे समझाएं कि वो इस डेटा शीट में काम करने लगे, तो उसे कैसे पता लगे कि यहाँ पे ये कंडीशन है। तो इस तरह से आप इस कंडीशन को लिख सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया रेंज को, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा ऑप्शन में, टाइटल में, दिस रेंज अंडर कंडीशंस ऑफ वैल्यूज, ये मैंने यहाँ पर नेम दिया, या मैंने सिर्फ इतना रखा इसको। अब यहाँ पर इसका मैसेज दूंगा, कंडीशन इज बिटवीन 500 to 1000। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आप डेटा में लिखोगे कोई नया नंबर यानी कि रेंज से बाहर का नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ 9 या 10, मैंने एंटर किया तो आपको कंडीशन दिखा रहा है। पहले जो ऑप्शन आ रहा था एक्सेल का लिखा हुआ, और आपके सामने बाय डिफॉल्ट जो मैसेज आता था वो यहाँ पे हट गया। ये वो मैसेजेस आए जो मैंने लिखकर दिखाए आपको। ओके कर दूंगा। सेलेक्ट करूंगा अगर रेंज को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, ये आप स्टॉप रख दो या वार्निंग रख दो, मैसेज आपका सेम रहेगा तो आपके सामने दिखाई देने लगेगा वो। जब आप लिखोगे या टाइप करोगे डेटा को तब वो दिखाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ये कंडीशन आपको यहाँ पे क्लिक करते शो करे, यानी कि एक इनपुट मैसेज की तरह पे शो करने लगे, कि जैसे ही आप इस सेल पे क्लिक करें तो आपके सामने एक मैसेज लिखा हुआ है, इनपुट मैसेज कहलाता है वो। तो वो कैसे देंगे हम इसके अंदर दिखाते हैं। सेलेक्ट करेंगे रेंज को, फिर जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा इनपुट मैसेज। तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि कंडीशंस टाइटल रखा मैंने कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, बिटवीन, या हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू बिटवीन 500 to 1000। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। तो देखो सेल कहीं पे क्लिक करोगे आप, उस पर कंडीशन लिखी हुई आएगी। तो अब इस वजह से पता लग जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेटा जो रेंज है हमारी वो सेल कंडीशन बेस पे है, और इसके बाहर कहीं भी आप रखोगे तो कंडीशन नहीं आएगी। इसी तरह से इसमें एक ऑप्शन आ जाता है आपका, सेटिंग्स पे चलते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको इनपुट मैसेज पढ़ा दिया और एरर भी आपको समझा दिया। अब ये बचा है आपका एनी वैल्यू के अंदर। देखो तो मैं क्या करूंगा, रेंज सेलेक्ट करूंगा, फिर से उतनी, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ से लूंगा इस बार नॉट बिटवीन। तो ये कहेगा कि आपके सामने जो नंबर होगा कि 900 से लेकर 1000 तक का डेटा नहीं आना चाहिए। तो मैंने रखा 900 से ज्यादा रखता हूँ, आ जाएगा, और 900 से कम रखूंगा तो भी आ जाएगा। पर 900 से लेके 1000 के बीच में वो डेटा नहीं आएगा। कंडीशन मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले दिया था। मैं चाहूँ तो इसे बदल सकता हूँ, मुझे बदलना पड़ेगा अगर मैंने कंडीशन बदली है तो। इसी तरीके से आपका सामने आता है ऑप्शन इक्वल टू यानी बराबर के समथिंग रहेगा, नॉट इक्वल टू यानी इसके बराबर ना हो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, ग्रेटर देन क्या करेगा कि आप कंडीशन रखोगे ज्यादा के लिए, जो कंडीशन दोगे उससे ज्यादा की वैल्यू ही आ सकती है, लेस देन उससे कम की वैल्यू आ सकती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि उससे ज्यादा या उसके बराबर की वैल्यू आ जाएगी तो ये आपके सामने ऑप्शन देगा, और लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू आए या इससे कम की वैल्यू आए तो ही डेटा आपका कंडीशन काम करेगा।
ऑप्शन आपका आ जाता है डेसिमल नंबर, लिस्ट नंबर। तो यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो आप डेटा की, या डेटा टाइप एंटर कर सकते हो। तो ये चीज़ें एडवांस लेवल की हैं, तो मैं आपको इसे किसी अनदर वीडियो में बताऊंगा। इस वाले ऑप्शन में इतना ही। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट करने के लिए डेटा आपको जो बनाना पड़ेगा वो ये डेटा चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि वीकली डेटा जिसका मैंने आपके सामने रखा है कि संदीप ने एक वीक में 2,000 रुपये लिए, सेकंड वीक में उसने 4,000 रुपये लिए। मैं आपको सामने दिखाता हूँ करके। इसने इस बार 2,000 रुपये लिए, यानी ये इसकी अर्निंग है। इसी तरह से मैंने सेम वीक रखा है वाला, थोड़ा चेंज करता हूँ। और यहाँ पर इनका चेंज करता हूँ। तो 4 वीक का डेटा मेरे सामने है। पर वीक संदीप ने इतने पैसा कमाया, यहाँ पर 4,000, इस बार 1,000, इस बार 2,000। तो पूरे मंथ में इसने कितना डेटा, कितनी अर्निंग की है वो हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंसोलिडेट में, यहाँ से रेफरेंस दे देंगे आप इसका। या आप ऐसा करें, सिलेक्शन ना भी करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंसोलिडेट में आप जाओगे, यहाँ से आपको डेटा लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, और इसे ऐड करा दोगे। उसके बाद सेकंड डेटा सेलेक्ट करना है, उसे भी ऐड कराना है। थर्ड डेटा आपको सिलेक्ट करना है, इसको भी ऐड कराना है। और फोर्थ डेटा आपको ऐड करना है, उसको भी ऐड कराना है। ऐड करने के बाद आपसे ये कहेगा कि आप इस डेटा को कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं इस बार रखना चाहता हूँ डेटा को यहाँ पर, यानी कि इन सबका डेटा जुड़कर आएगा यहाँ पे। हमें जो जोड़ना है वो टॉप रो जोड़ना है, लेफ्ट कॉलम जोड़ना है। तो दोनों पे चेक लगाना है, ओके कर देना है। डेटा देखो आ जाएगा, पर इसमें एक नेम की हेडिंग नहीं आई, वो नेम की हेडिंग आपको टाइप करनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने करा क्या है। 2,000 इसका पहले वीक का था, 4,000 दूसरे वीक का, टोटल हुआ 6,000 रुपये। 1,000 लिया इसने तीसरे वीक में, 6 और 1 7,000 हो गया। 2,000 लिया इसने चौथे वीक में, तो 7,000 और 2,000 9,000 हो गया। इसी तरीके से 4,000 हमने रोहन को दिए, 2,000 रोहन को यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो 4 और 2 6, और 6 12,000 रुपये हमारे यहाँ पे आ गए। तो ये पूरे डेटा को ऐड करके दिखाएगा। मैंने किया है सम। आप और भी कंडीशन कर सकते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन आ रहा था, मेरे पास रेंज तो सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ भाई इसमें से मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैक्सिमम किस चीज़ की है, कहाँ पर है, वो रेफरेंस आप दे दो यहाँ पे और ओके कर दो। तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस बार करूंगा कंसोलिडेट। मैक्सिमम मैंने ले रखा है यहाँ से फॉर्मूला, सेलेक्ट कर लो रेफरेंस को आप यहाँ से और ओके कर दो। तो ये आ गया आपका डेटा मैक्सिमम में। तो ये आपका डेटा जो मैंने आपको समझाया कंसोलिडेट का, उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर से अच्छे से समझ में आ गया। अगला ऑप्शन आपको होने वाला है व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपका होगा सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर के लिए आपको डेटा बनाना पड़ेगा। मैंने रखा है पे एम्प्लॉय नेम, इस डेटा के आगे मुझे देना है एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर। तो पहले मैं आपके सामने डेटा बनाता हूँ। उसके बाद आपको रखना पड़ेगा इसकी सैलरी। उसके बाद इसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। देखिएगा, बेसिक सी बात है कि अगर कोई बंदा कहीं आउट ऑफ सिटी जाकर कोई जॉब करता है या कोई काम करता है, तो उसमें जितना भी वो इनकम करेगा, अर्निंग करेगा, अर्निंग के अलावा उसके जितने भी खर्च होंगे उन सबको उसमें से लेस करता है, ताकि वो अपना एक सेविंग वाला वैल्यू बचा सके। तो यहाँ पर हम इसके पहले अर्निंग रखते हैं, सैलरी रखी, एक रखेंगे उसमें हम बोनस। अब क्या होगा कि यहाँ पर सैलरी दे देंगे इसकी हम, हमने रखी इसकी सैलरी 20,000 रुपये है। अब बोनस इसको मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पर हम इसका खर्च रखेंगे एक्सपेंसिस, उसने हर मंथ में फूड एक्सपेंसिस कितना किया हमें वो देना है। अगर वो रेंट के रूम पे रहता होगा तो उसका रेंट का रूम एक्सपेंस जाएगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर देना होगा उसका क्लोथ्स का खर्चा या उसका अदर एक्सपेंसिस। अब हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा टोटल सेविंग्स और टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे और टोटल सेविंग्स आ जाएगी। इतना देने के बाद आपको क्या करना है, इसका डेटा को फिल आउट करना है। यहाँ पर मैं देता हूँ फूड एक्सपेंसेस। थोड़ा मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ।
मैंने दिखाया कि इसको जो महीने पर खर्च देना पड़ता है वो 5,000 रुपये का खर्च होता है इसका फूड पे। 2,000 रुपये का इसका रेंट ही जाता है, ज़्यादा मान ज़्यादा बनाते हैं हम। 4,000 रुपये का इसका रेंट जाता है। अदर एक्सपेंसिस उसके 3,000 रुपये रहते हैं। तो टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल सम। उसके बाद आपको लेनी देनी होगी जितना आपका एक्सपेंसिस है। देखो सैलरी और बोनस इसका एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंसिस उसका ये वाला है, फूड एक्सपेंसिस, अदर एक्सपेंसिस और रेंट एक्सपेंसिस, है ना। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपके सामने। इक्वल लगाएंगे हम यहाँ पर, सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये इसकी रेंज है। हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो टोटल एक्सपेंसिस उसने किए 12,000 रुपये। अब उसका हम इनकम निकालते हैं, टोटल सेविंग्स। तो आपने हम क्या करना है, इक्वल लगाकर इन दोनों में से माइनस करना है एक्सपेंसिस वाला कॉलम। क्योंकि वो सिलेक्शन की वजह से नहीं आ रहा तो मैं एक कॉलम छोड़ के रखता हूँ। इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप। पहले आप इसको ऐड कराएंगे क्योंकि सैलरी और बोनस को ऐड करना पड़ेगा, तो इससे पहले आपको लगाना पड़ेगा सम। ठीक है, टोटल सेविंग्स उसकी ये है, ये टोटल इनकम है एक्चुअली। सेविंग्स तो हम नेक्स्ट टाइम पे निकालेंगे। टोटल इनकम यहाँ पर हमारा टैग रहेगा। टोटल सेविंग्स का सेल अब आपका बनेगा, आपको यहाँ पर देना होगा इक्वल लगाकर इनकम में से लेस करना होगा आपको एक्सपेंसेस को, देन एंटर। तो उसकी सेविंग्स है 9,000 रुपये। इस सेल को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं इसको सेलेक्ट करके सिनेरियो मैनेजर के अंदर। यहाँ से हमें डाटा ऐड करना होगा। अगर इसकी सैलरी बढ़ती है तो इस कंडीशन में ये इसके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो कैसा होता है कि अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, आपका किसी का प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन होने की कंडीशन में जो एम्प्लॉय होता है जिसका वो सैलरी प्रमोशन हुआ है उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस कंडीशन पे तो क्या सैलरी होगी तो क्या उसके खर्चे होंगे। और अगर किसी वजह से डिमोशन हो जाता है, सैलरी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो खर्चों को कितना कम करेगा वो सारी रिपोर्ट हम यहाँ पे एक समरी के रूप में बनाएंगे। ये होता है सैलरी मैनेजर। तो हम ये इसको बनाते हैं। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, सैलरी मैनेजर के अंदर, इफ सैलरी इंक्रीज ओके करूंगा मैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। एम्प्लॉय नेम तो आपका अभी ही रहेगा। सैलरी आपकी 20,000 है, मान के चलो ये आपकी बढ़ करके 25,000 रुपये हो गई। और बोनस भी आपका बढ़ गया, तो हम इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। बोनस आपको मिलने लगा 1,500 रुपये। तो आपने खर्च खाने का थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ये बढ़ाया मैंने 7,000 रुपये, मैंने इसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। रहने का रूम था वो हमारा वही रखा, हमने अदर एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। अदर में हमने 5,000 कर दिए। तो यहाँ पर देखो हमने टोटल एक्सपेंसेस वगैरह भी रखे हैं, तो हमें ये सेल सेलेक्ट नहीं करना है ना, तो आप याद रखिएगा। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम से लेकर यहाँ तक अदर एक्सपेंसेस तक, क्योंकि ये तो हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं। फॉर्मूले से पहले का डेटा रखना है। मैंने पहले क्यों सेलेक्ट किया था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप भी ये कॉमन गलती कर सकते हो। तो आपको एम्प्लॉय नेम से लेकर अदर एक्सपेंसेस तक रखना है जहाँ तक आपने फॉर्मूले नहीं लगाए। उसके बाद आपको चलना है एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ सैलरी इंक्रीज, इसके अंदर आपका देखो सेल आ जाएगा पूरा। सैलरी हमने रखनी है 25,000 रुपये। उसके बाद सेल आपका आ जाएगा बोनस का, हमने रखा है इसको 1,500 रुपये। फूड एक्सपेंसेस हमने रखे हैं इसके 5 की जगह 8,000 कर दी मान लो। और रेंट पीस हमने इसका वो रखा फिलहाल अभी 4,000। और अदर एक्सपेंस हमने इसका कर दिया 3 की जगह 5,000 रुपये। अब हमने इसको ऐड करा दिया। एक हो गया इंक्रीज का, एक रखेंगे डिक्रीज का। अगर सैलरी घट जाती है किसी वजह से, उस कंडीशन में सैलरी आपकी क्या रखेंगे, मान के चलो ये 20,000 है, मैंने उसको किया 15,000। बोनस उसको 1,000 रुपये ही मिलता रहा हर बार की तरह। फूड एक्सपेंसिस का 5,000 हुआ था, इस बार उसने थोड़ा कम कर दिया खर्च।
रेंट जो था उसके पास 4,000 रुपये का था, अदर एक्सपेंस में उसके 3,000 था, उसने उसको भी कम कर लिया और हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखो अगर सैलरी बढ़ती है तो क्या रिपोर्ट है, मैंने इसको एक बार किया शो तो बढ़ गई, तो ये रिपोर्ट हो गई। क्लोज करता हूँ पहले। आप लोग देखिए कि यहाँ पर पहले सैलरी इसकी 20,000 है, तो अगर मैं बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार है। तो मैं इसकी समरी बना देता हूँ। तो समरी के लिए आपको जो ऑप्शन लेना पड़ेगा, समरी वाला ऑप्शन ये। और आपको अगर ये समरी चाहिए इसी शीट पे, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ से दिखानी चाहिए, ओके कर दूंगा। तो देखो इसकी शीट पर नहीं आएगा क्योंकि डेटा मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी एक नई शीट बनकर आएगी, ये रही। अभी बता रहा है कि आपके पास जो सैलरी आपकी पुरानी थी, करंट वैल्यू वो इतनी है। सैलरी अगर आपकी बढ़ जाती है तो आपके खर्चे इतने हुए थे, घट रही थी तो आपके खर्चे इतने थे। टोटल मिलाने की बात करें, टोटल आपके अदर एक्सपेंसेस ये थे, यहाँ पर अदर इतना हुआ और घटने पर इतना हुआ। रेंट आपका हमने स्टेबल रखा, वो चेंज नहीं किया। वोड एक्सपेंसेस भी हमने कम बढ़ती किया और बोनस भी हमने कम बढ़ती किया। तो इस तरह से हमने बनाया सैलरी समरी, जो कि हमने बनाया है सैलरी मैनेजर की मदद से। इसके बाद ऑप्शन आपका आ जाता है गोल सीक। गोल सीक क्या होता है कि इसके लिए हमें डेटा बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह का, जैसे हमने रखा शुगर। अगर आप कोई सामान खरीदते हो, क्वांटिटी में बल्क में खरीदते हो, तो उस कंडीशन में अगर आप सामान ज़्यादा लोगे और अमाउंट को राउंड ऑफ फिगर करके लोगे, राउंड ऑफ फिगर का मतलब होता है कि जैसे हम कोई सामान ले रहे हैं तो 490 का है, हमने चाहा कि उसको 500 का करा दो, तो वो कितनी क्वांटिटी में आएगा हमें ये निकाल के देता है गोल सीक। तो पहले मैं रखता हूँ यहाँ पे शुगर का आइटम, यहाँ रखेंगे हम क्वान्टिटी, यहाँ पर रेट और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम। उसके बाद हमने रखी क्वांटिटी, हमने दी अगर 1 किलो चीनी 1 kg शुगर जो रहेगा उसका रेट 38 रुपीज़ है, तो हमें ये केजी और रुपीज़ अलग कॉलम पे रखना है। बात अब याद रखना, नहीं तो वो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इक्वल टोटल क्वांटिटी की गुणा कर दो उसके रेट से। मैं उल्टा कर देता हूँ, इक्वल लगाकर इसकी गुणा करा देंगे हम क्वांटिटी से। बात एक ही रहेगी, अगर यहाँ पर 3 kg होगी तो 114 की होगी। अगर किसी ने लिया यहाँ पर 12 kg तो 456 की होगी। अगर उसने किसी कस्टमर ने कहा कि आप हमें पूरा 500 रुपये का करके दो, तो ये तो 12 किलो चीनी 38 रुपये के रेट से 456 की हो रही है। तो ऐसा क्या होगा कि 500 रुपये में कितनी क्वांटिटी आएगा, ये हमें निकाल के देगा गोल सीक। हम चलते हैं गोल सीक के अंदर। सबसे पहले आपके सामने सेल आएगा, हमने सेट सेल में रखना होगा अमाउंट का कॉलम। तो आपको याद रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, सेट सेल में लेंगे आप अमाउंट का कॉलम। इस सेल की वैल्यू बढ़ानी है आपको कितनी, टू वैल्यू रखेंगे 500 रुपये। तो 456 में 38 रुपये के रेट से 12 किलो चीनी। अब क्या होगा कि 500 रुपये में यानी 500 रुपीज़ की जो वैल्यू हमने रखी है, उसमें जो बदलाव होगा, जो चेंजेस होगा, वो क्वांटिटी में होगा। क्योंकि 456 में 38 kg है, सॉरी 456 में 38 के रेट से 12 kg चीनी है। तो अगर 500 का होगा तो कितने केजी मिलने वाला, तो हमने इसको ओके किया तो मिलेगी उसको 13 kg 155 ग्राम। इसको चाहे तो हम ओके कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो हमारा वापस ओरिजिनल डेटा आ जाएगा। तो ये काम होता है गोल सीक का। डेटा टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीएमटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे, हमने लगाया यहाँ पर लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम टाइम। हमने बताया कि यहाँ पर हमने किसी से लोन लिया है 3 लाख रुपए का और उसका हमें ब्याज देना पड़ रहा है 2%, और टाइम मिला है हमें 3 साल का। तो अगर हम टाइम बढ़ाना चाहें या परसेंटेज बढ़ता है तो क्या क्या कंडीशन होने वाली है, इसके लिए निकाल कर देगा हमारा डेटा टेबल। अब पहले हम निकालेंगे पीएमटी। पीएमटी निकालने के लिए हम यहाँ पर निकालते हैं फॉर्मूला, इक्वल लगाकर पीएमटी का फॉर्मूला लगाया मैंने। किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो हमारी पीएमटी वाली सीरीज को आप देखना ना भूलें, जिसमें हमने फंक्शनल समझाया है, लॉजिकल अच्छे से बताया है। तो लॉजिकल फॉर्मूले को करना जरूरी होगा अगर आपको ये चीज पढ़नी है तो रेट करने का हमारे सामने ऑप्शन आएगा, रेट का कॉलम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लगाएंगे 12। एनपीईआर में आएगा आपका टाइम का कॉलम, जहाँ पर हम लगाएंगे इंटू 12, और पीवी में जाकर आपको करना है माइनस लगाकर प्रेजेंट वैल्यू।
ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना है ओके, तो आपका डॉलर में आ जाएगा। आप इसकी करेंसी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में भी। करेंसी में जाकर आपको सिंबल चेंज करना होगा। यहाँ से हमें अपनी करेंसी लेनी होगी, इंग्लिश इंडिया या हिंदी वाली करके। तो मैं इंग्लिश इंडिया ले लेता हूँ, ओके करूंगा। तो करेंसी हमारी आ गई। ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 2% के बेस पे 3 साल के अकॉर्डिंग है, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट ये है। अब हम डेटा कैसे बनाएंगे, मैंने रखा है यहाँ पे परसेंटेज, 1% और 2%। इसी तरह से मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ। पहले आपको ये 2% तक लिखना जरूरी है। तो ये 8% तक का डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पे रखूंगा ईयर। तो 10 सालों तक का डेटा मेरे सामने आ जाएगा। इतना बनाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपने फॉर्मूले वाले सेल को और ले जाना है आपको लास्ट वाले कॉलम और रो तक। अब आप चलोगे डेटा टैब के अंदर, यहाँ से आपको जाना होगा डेटा टेबल के अंदर। अब हम लेंगे रॉ के अंदर। रॉ में तो हमारी क्या है, ये रॉ है 19। रॉ में हमारी परसेंटेज है, तो हम रखेंगे परसेंटेज का सेल अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट में से। यहाँ से नहीं लेंगे, जहाँ से ये आंसर आया है वहां से लेना है। और कॉलम में लेना है आपको टाइम का सेल, क्योंकि हमने टाइम रखे हुए हैं कॉलम के अंदर ई वाले में। तो टाइम लेंगे आप ये वाला। अब आप करोगे ओके, तो आपको मैं चेक करा देता हूँ कि ये जो टाइम आंसर था 8,592 रुपये 77 पैसे आपके थे, एक मंथ की किस्त, जिसका इंटरेस्ट हमारा ये था। और टाइम हमारा 3 साल था। इसी के अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं कि 2% में 3 साल के अंदर क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच कर रही है। देखो आप लोग, मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट आपका हाईलाइट हो गया। मतलब ये जो हमने निकाला तो इसके बेस पे था, तो ये रहा इसका डेटा। अगर कोई बंदा इसका टाइम बढ़वाता है, 3 साल की जगह 5 साल लेता है, तो 5 साल में ये रहा इसका इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। और अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो यहाँ से इतनी किस्त बैठेगी। तो ये पर महीने की किस्त रहेगी। तो आई होप कि आपको ये डेटा टाइप भी क्लियर से अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा होगा फोरकास्ट शीट। ये मैं आपको अगली वीडियो में अलग से बना के दूंगा।